मैं डॉक्टर अशोक कुमार मीना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम विगत व्याख्यान से आगे बढ़कर रीतिकाल के प्रवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। रीतिकाल के प्रवर्तक के बारे में कहा जाता है कि केशवदास हैं या चिंतामणि। इन्हीं दोनों को लेकर विवाद है। वह विवाद कितना सत्य है, कितना तर्कसंगत है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। केशवदास के बारे में डॉक्टर श्याम सुंदर दास का मत उल्लेखनीय है। वो कहते हैं कि समय विभाग के अनुसार केशव भक्ति काल में पढ़ते हैं और गोस्वामी तुलसीदास आदि के समकालीन होने तथा रामचंद्रिका आदि ग्रंथ लिखने के कारण वे केवल रीतिवादी नहीं कहे जा सकते हैं, परंतु उन पर पिछले काल के संस्कृत साहित्य का इतना अधिक प्रभाव पड़ा था कि अपने काल की हिंदी काव्यधारा से पृथक होकर वे चमत्कारवादी कवि हो गए और हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा के आचार्य कहलाए। इससे कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि केशव को श्याम सुंदर दास जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, परंतु यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है, क्योंकि संवत 1598 में कृपाराम की हिततरंगिणी नामक कृति आई। उसमें रस निरूपण भी उन्होंने किया था। उसी समय के मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सागर नामक एक ग्रंथ रचा। इस ग्रंथ में भी श्रृंगार से संबंधित बातें या श्रृंगार को ही निरूपित किया गया। इसी समय नरहरि कवि के साथी कर्णेश कवि ने कर्णाभरण, श्रुतिभूषण, भूपभूषण नामक 3 ग्रंथ अलंकार संबंधी लिखे। यानी कवि कर्णेश ने 3 ग्रंथ अलंकार संबंधी लिखे। कौन कौन से? श्रुतिभूषण, भूपभूषण, कर्णाभरण। रस निरूपण और अलंकार निरूपण का इस प्रकार सूत्रपात हो जाने पर केशवदास जी ने काव्य के सब अंग का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। इसमें संदेह नहीं है कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष बाद में चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। यहाँ पर यह गौर कर लेना जरूरी है कि केशव ने काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान मानना शुरू किया और इसलिए ये चमत्कारवादी कवि कहलाए। उनकी इसी मनोवृत्ति के कारण हिंदी साहित्य के इतिहास में एक विचित्र संयोग बना। संस्कृत साहित्य के विकास क्रम की एक संक्षिप्त उद्धरणी हो गई। साहित्य की मीमांसा क्रमशः बढ़ते बढ़ते जिस स्थिति पर पहुंच गई थी,
उस स्थिति से सामग्री न लेकर केशव ने उसके पूर्व की स्थिति से सामग्री ली। उन्होंने हिंदी पाठकों को काव्यांग निरूपण की उस पूर्व दशा का परिचय कराया जो भामह उद्भट के समय में थी। उस उत्तर दशा का नहीं, यानी उस बाद की दशा का नहीं, जो कि आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक में, मम्मट के काव्य प्रकाश में, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण में विकसित हुई। भामह और उद्भट के समय से अलंकार और अलंकार्य का स्पष्ट भेद नहीं हुआ था। यानी भामह और उद्भट के समय से अलंकार और अलंकार्य का स्पष्ट भेद नहीं हो पाया था। यहाँ पर रस, रीति, अलंकार आदि सबके लिए अलंकार शब्द का ही प्रयोग होता था। यही बात हम केशव की कवि प्रिया में भी पाते हैं। उसमें अलंकार के सामान्य और विशेष दो भेद करके सामान्य के अंतर्गत वर्ण विषय और विशेष के अंतर्गत वास्तविक अलंकार रखे गए हैं। परंतु यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि केशवदास के उपरांत तत्काल रीति ग्रंथों की परंपरा नहीं चली, यानी रीति ग्रंथों का सृजन नहीं हुआ। कवि प्रिया के 50 वर्ष बाद, यानी कवि प्रिया की रचना के 50 वर्ष बाद रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का आरंभ हुआ और यह परंपरा केशव के दिखाए हुए पुराने आचार्यों यानी भामह, उद्भट आदि के मार्ग पर न चलकर परवर्ती यानी बाद के आचार्यों के परिष्कृत मार्ग पर चली, जिसमें अलंकार अलंकार्य का भेद हो गया था। हिंदी के अलंकार ग्रंथ अधिकतर जयदेव के चंद्रालोक और अप्पय दीक्षित के कुवलयानंद के अनुसार निर्मित हुए। कुछ ग्रंथों में मम्मट के काव्य प्रकाश और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण को भी आधार पाया जाता है, यानी उस साहित्य दर्पण को भी आधार बनाया गया था। काव्य के स्वरूप और अंगों के संबंध में हिंदी के रीतिकार कवियों ने संस्कृत के इन परवर्ती ग्रंथों का मत ग्रहण किया। इस प्रकार देवयोग से संस्कृत साहित्य शास्त्र के इतिहास की संक्षिप्त उद्धरणी हिंदी में हो गई, यानी संस्कृत साहित्य शास्त्र के परिपाटी पर ही हिंदी साहित्य में काव्य शास्त्र का सृजन हुआ। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। उन्होंने संवत 1700 के कुछ आगे पीछे, यानी यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल विक्रम संवत की बात करते हैं। विक्रम संवत ईस्वी सन से 57 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। अगर हम विक्रम संवत में से 57 वर्ष घटा दें तो ईस्वी संवत हमारे सामने आ जाता है। इस प्रकार 1700 के कुछ आगे पीछे, 1700 संवत से तात्पर्य ईस्वी कितनी होती है, यानी विक्रम संवत 1700 जब चल रहा था तो उस समय ईस्वी सन हुआ 1643। इस प्रकार 1643 ईस्वी के आसपास चिंतामणि ने काव्य विवेक, कवि कुल, कल्पतरु और
काव्य प्रकाश नामक ये 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के सर्वांगों का निरूपण किया और पिंगल या छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी। यानी पिंगल या छंद शास्त्र पर भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी। उसके उपरांत तो लक्षण ग्रंथों की भरमार सी होने लगी। कवियों ने कविता लिखने की एक प्रणाली ही बना ली कि पहले दोहे में अलंकार या रस का लक्षण लिखना, यहाँ मैं बता रहा था कि कवियों ने कविता लिखने की एक प्रणाली ही बना ली कि पहले दोहे में अलंकार या रस का लक्षण लिख दिया करते थे, फिर उसके उदाहरण के रूप में कविता या सवैया लिखते थे। हिंदी साहित्य में यह अनूठा प्रयोग देखा गया। संस्कृत साहित्य में कवि और आचार्य 2 भिन्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति हुआ करते थे। यानी संस्कृत साहित्य में कवि और आचार्य दोनों अलग अलग व्यक्ति होते थे, परंतु हिंदी में यह भेद समाप्त हो गया। इस एकीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन या पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है, उसका विकास नहीं हुआ। कवि लोग एक दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि कर्म में प्रवृत्त हो जाते थे। काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तर्क द्वारा खंडन मंडन, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन आदि कुछ भी नहीं हुआ। इसका कारण यह भी था कि उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ था। जो कुछ लिखा जाता था वह पद्य में ही लिखा जाता था। पद्य किसी बात की सम्यक मीमांसा या उस पर तर्क वितर्क हो ही नहीं सकता था। इस अवस्था में जयदेव के चंद्रालोक की यह पद्धति ही सुगम दिखाई पड़ी कि एक श्लोक या एक चरण में ही लक्षण कहकर छुट्टी कर ली जाती थी। इस प्रकार यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य चिंतामणि को ही रीतिकाल का प्रवर्तककार माना जाना चाहिए। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि केशव की कवि प्रिया के 50 साल बाद में रीति ग्रंथों की रचना का कार्य प्रारंभ हुआ, जो कि चिंतामणि के दिखाए मार्ग से ही आरंभ हुआ। जबकि आचार्य केशव का मार्ग अलग था, उनके आधार अलग थे, जबकि चिंतामणि के आधार अलग देखे जाते हैं। जैसे कि केशव का आधार भामह, उद्भट आदि विद्वान माने जाते हैं, जबकि चिंतामणि के विश्वनाथ, मम्मट और आनंदवर्धन को माना जाता है। इस प्रकार आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण और मम्मट के काव्य प्रकाश के आधार को लेकर बाद में रीति ग्रंथों की जो अविरल परंपरा चली, वहीं से रीतिकाल का आरंभ माना जाना चाहिए, जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। और इस आधार पर चिंतामणि को ही रीतिकाल का प्रवर्तक मानना उचित होगा। धन्यवाद, आभार।